नमस्कार दोस्तों, चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देशबंधु चौधरी। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरणों में पहला चरण उदारवाद 1885 से 1905, कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाओं, उसके बाद उग्रवाद 1905 से 1919। उग्रवाद के त्रिमूर्ति लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इनकी कार्य प्रणालियां, इनकी सीमाएं, इनकी कमी और इनकी उपलब्धियों के बारे में अध्ययन किया था और हमने उन कारणों को जानने का प्रयास किया था कि वो कौन कौन से कारण थे जिनके कारण उदारवादी जो असफल हुए थे, उनमें से ही कुछ लोग उग्रवादी हो गए थे, जिनका नेतृत्व लाल बाल पाल ने किया था और लाल बाल पाल को ही उग्रवाद की त्रिमूर्ति कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद उग्रवाद में आगे यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि 1905 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने इस समय एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के तहत। ये भारत पर किया गया एक प्रच्छन्न हमला था, भारत की राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा कदम था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का बहुत बड़ा कदम था। उस समय दोस्तों जो बंगाल था, कहा जाता है कि अविभाजित बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति था और उस समय अविभाजित बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। अविभाजित बंगाल को उस समय भारत का स्वर्ग कहा जाता था। अविभाजित बंगाल की बात करें तो उस समय अविभाजित बंगाल में पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, चटगांव, राजशाही, बिहार, उड़ीसा, ये सारे क्षेत्र शामिल थे। तो बंगाल का एक बहुत बड़ा भूभाग था, बंगाल की उपजाऊ भूमि थी, बंगाल समृद्ध प्रदेश था और बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। दिन प्रतिदिन बंगाल में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार होता जा रहा था, जिससे ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई थी। इस कारण दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, बंगाल विभाजन, या इसे कहा जाता है बंग भंग। दोस्तों, इस कक्षा में हम बंगाल विभाजन के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, कांग्रेस ने कौन सी कार्यनीति अपनाई थी बंगाल विभाजन के विरोध में, और बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए गए थे, किन किन नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था। आज की हमारी इस कक्षा का जो टॉपिक है दोस्तों, वह है बंगाल विभाजन या बंग भंग। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बंगाल विभाजन। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन समझने का प्रयास कीजिए आप बंगाल विभाजन को या बंग भंग को। बंगाल विभाजन या बंग भंग, बंगाल विभाजन या बंग भंग, बंगाल विभाजन या बंग भंग। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं हम। देखिए, यदि बंगाल की बात की जाए, बंगाल की यदि बात की जाए, बंगाल की जो बात की जाए तो बंगाल के अंतर्गत पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, राजशाही, चटगांव, ढाका, राजशाही, चटगांव, ढाका, बिहार एवं उड़ीसा, बिहार एवं उड़ीसा का क्षेत्र शामिल था। देखिए, जो अविभाजित बंगाल था, इस अविभाजित बंगाल में पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, राजशाही, चटगांव, ढाका, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र शामिल था। और उस समय दोस्तों जो बंगाल था, बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। बंगाल
राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। बंगाल एक उपजाऊ भूभाग था। बंगाल उपजाऊ भूभाग था। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। भारत का स्वर्ग कहा जाता था बंगाल को। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था और जो अविभाजित बंगाल था इसमें मुस्लिम एवं हिंदू जनसंख्या निवास करती थी। 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 अब देखिए दोस्तों, इस समय जो भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय कौन थे इस समय? लॉर्ड कर्जन। भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था और बंगाल विभाजन का जो कारण था वो राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करना चाहते थे। तो इस तरह ये एक अविभाजित बंगाल था। ये अविभाजित बंगाल था और इस बंगाल का यदि हम लोकेशन देखते हैं, सिनेरियो देखते हैं इस बंगाल का, तो ये बंगाल कुछ इस प्रकार था। ये बंगाल कुछ इस प्रकार था। इसके एक हिस्से में था पूर्वी बंगाल। इसके एक हिस्से में था पूर्वी बंगाल। इसके एक हिस्से में था पूर्वी बंगाल और एक हिस्से में था पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ये पूरा अविभाजित बंगाल था। एक तरफ पूर्वी बंगाल, एक तरफ पश्चिम बंगाल। यदि पूर्वी बंगाल की मैं बात करूं तो पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल असम, पूर्वी बंगाल असम, इसमें शामिल थे पूर्वी बंगाल, असम, राजशाही, पूर्वी बंगाल, असम, राजशाही, ढाका और चटगांव, ये शामिल थे किस बंगाल में? पूर्वी बंगाल में। ये पूर्वी बंगाल में शामिल थे। यदि पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो भूभाग था, जो क्षेत्र था, वो शामिल था किसमें? पश्चिम बंगाल में। यदि पूर्वी बंगाल की बात करूं तो पूर्वी बंगाल में बहुसंख्यक जो आबादी थी या जो बहुसंख्यक जनसंख्या थी, बहुसंख्यक जनसंख्या, और पूर्वी बंगाल में बहुसंख्यक जनसंख्या किनकी थी? मुसलमानों की थी। बहुसंख्यक जनसंख्या किनकी थी? मुस्लिमों की थी, मोहम्मडन्स की थी। यदि इधर मैं बात करता हूं तो पश्चिमी बंगाल में जो बहुसंख्यक जनसंख्या थी, बहुसंख्यक जनसंख्या, बहुसंख्यक जनसंख्या जो थी ये किनकी थी? ये थी हिंदुओं की। ये थी हिंदुओं की। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन ने ये दिमाग लगाया था कि यदि बंगाल की राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करना है, बंगाल में सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न करनी है, अंग्रेज चाहते ये थे। मैंने आपको बताया था कि 1857 के बाद फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना शुरू कर दिया था, जिसकी चरम परिणति हमको बंगाल विभाजन में देखने को मिलती है। तो इस तरह धर्म के आधार पर बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, पूर्वी बंगाल में और पश्चिम बंगाल में। जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल की राजधानी, पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाई जाती है किसको? ढाका को। पूर्वी बंगाल की राजधानी होती है ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी बनाई जाती है कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की राजधानी, पूर्वी बंगाल की राजधानी थी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी,
पश्चिमी बंगाल की राजधानी, पश्चिमी बंगाल की राजधानी बनाई जाती है कलकत्ता। कलकत्ता को बनाया गया था पश्चिम बंगाल की राजधानी, और पूरी बंगाल की राजधानी किसको बनाया था? ढाका को। पूरी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंपॉर्टेंट है याद रखना, पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था फूलर को। किसको बनाया गया था? फूलर को बनाया गया था। और पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया जाएगा? फ्रेजर को। पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया जाएगा? फ्रेजर को बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? फूलर को बनाया गया था। किसका? पूर्वी बंगाल का। और पश्चिम बंगाल का किसे बनाया गया था? फ्रेजर को। पूर्वी बंगाल में कौन कौन शामिल थे? असम, राजशाही, ढाका, चटगांव। बहुसंख्यक आबादी किनकी थी? मुसलमानों की। राजधानी बनाया गया था ढाका को। लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया था? फूलर को। इधर पश्चिम बंगाल में शामिल थे बिहार और उड़ीसा। और बहुसंख्यक जनसंख्या किनकी थी? हिंदुओं की थी। राजधानी क्या थी? कलकत्ता। और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया था? फ्रेजर को बनाया गया था। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार बंगाल का क्या कर दिया गया? बंगाल को दो भागों में बांटने का निर्णय लिया गया कि बंगाल से दो बनाए जाएंगे। दो बंगाल को विभाजन दो राष्ट्रों में किया जाएगा, दो क्षेत्रों में किया जाएगा। एक तो क्या बना दिया जाएगा? पूरी बंगाल बना दिया जाएगा। एक क्या बना दिया जाएगा? पश्चिमी बंगाल बना दिया जाएगा। अब देखिए, यदि मैं बात करता हूं बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन के समय देखिए, ये आपको याद रखना है, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन की मैं यदि बात करूं, देखिए बंगाल विभाजन के समय आपको याद रखना है, पहली बात आपको याद रखनी है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन, भारत का वायसराय। पहली बात आपको याद रखनी है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे भारत के वायसराय। दूसरी में बात करता हूं कि बंगाल विभाजन के समय भारत राज्य सचिव कौन थे? भारत राज्य सचिव। बंगाल विभाजन के समय भारत राज्य सचिव, जो भारत राज्य सचिव थे, भारत राज्य सचिव का नाम था रिस्ले। कौन थे? रिस्ले इस समय भारत राज्य सचिव थे। किस समय? बंगाल विभाजन के समय। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी की मैं बात करता हूं, पहला भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। दूसरा भारत राज्य सचिव कौन थे? भारत राज्य सचिव कौन थे? रिस्ले थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करता हूं मैं कि जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे हेनरी कॉटन। कौन थे? हेनरी कॉटन। प्रत्येक जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे याद होने चाहिए आपके, बहुत ही बेहतरीन सवाल बनेगा यहां से। कौन थे? हेनरी कॉटन। हेनरी कॉटन कौन थे इस समय? इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे हेनरी कॉटन। हेनरी कॉटन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत राज्य सचिव कौन थे? रिस्ले थे। और भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। और उसके आपको बात याद रखना है कि बंगाल विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन या बंग भंग का नेतृत्व, बंगाल विभाजन का नेतृत्व, बंगाल विभाजन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल विभाजन का नेतृत्व किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा क्या किया गया था? बंगाल विभाजन का नेतृत्व। ये 4 सवाल आपको याद रखने हैं। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। भारत राष्ट्र सचिव कौन था? रिस्ले था। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हेनरी कॉटन। बंगाल विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। तो आपको ये याद रखना, मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। और पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया था? फुलर को बनाया गया था, पूर्वी बंगाल का। और पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया था? पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया था? पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया था? फ्रेजर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? फ्रेजर को बनाया गया था। तो एक साथ ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है, यहां से सवाल आते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय, भारत का सचिव, कांग्रेस के अध्यक्ष, बंगाल विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? और पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? और पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? चलिए इससे आगे अब हम बात करते हैं कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था। बंगाल विभाजन के यदि हम कारण की बात करें तो देखिए, अंग्रेजों ने जो बंगाल विभाजन का कारण बताया था वो ये बताया था कि बंगाल जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण प्रशासन में असुविधा आती है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं हो पाती है, कानून व्यवस्थाओं में दिक्कत होती है। इस कारण प्रशासनिक असुविधा की दृष्टि से बंगाल को कितने भागों में बांट दिया गया था? बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। यह कारण ब्रिटिश सरकार ने बताया था, लेकिन वास्तव में यह सही कारण नहीं था। वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण यह था कि अविभाजित बंगाल राष्ट्रीय चेतना का बहुत बड़ा केंद्र था और इस बंगाल को 2 भागों में बांटकर अंग्रेज राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। यह वास्तविक कारण था बंगाल विभाजन का। तो कारण जो है ये अंग्रेजों के अनुसार, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि प्रशासनिक असुविधा। क्या बताया था? प्रशासनिक असुविधा। प्रशासनिक असुविधा का मतलब है कि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जिस पर प्रशासनिक रूप से प्रशासन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, असुविधा हो रही थी, यह कारण बताया है। लेकिन ध्यान रखना, बंगाल विभाजन का जो वास्तविक कारण था, रियल जो कारण है, वास्तविक कारण, बंगाल विभाजन के यदि हम वास्तविक कारण की बात करें तो बंगाल विभाजन का जो वास्तविक कारण था वो क्या था? वो ये था कि अविभाजित बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। अविभाजित बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। अविभाजित बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। अंग्रेज क्या चाहते थे? कर्जन क्या चाहता था? इसका धर्म के आधार पर विभाजन करके राष्ट्रीय चेतना को क्या किया गया? कमजोर किया गया था। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का? बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य क्या था? तो ये राष्ट्रीय चेतना का बहुत बड़ा केंद्र था। तो धर्म के आधार पर बंगाल को विभाजित कर, धर्म के आधार पर, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। आपको पता है कि बंगाल का विभाजन किसके आधार पर हुआ है? धर्म के आधार पर हुआ है। धर्म के आधार पर बंगाल को विभाजित करके, धर्म के आधार पर बंगाल को विभाजित करके, धर्म के आधार पर बंगाल को विभाजित करके राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने का, राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने का प्रयास किया गया। इसी कारण जो बंगाल विभाजन किया गया है, ये बंगाल विभाजन किसके आधार पर किया गया है? ये बंगाल विभाजन किसके आधार पर किया गया था? धर्म के आधार पर किया गया था। तो इसका वास्तविक कारण बंगाल विभाजन का क्या था? ये राष्ट्रीय चेतना को क्या करना चाहते थे? कमजोर करना चाहते थे। अब देखिए, अगर मैं बंगाल विभाजन की बात करूं तो बंगाल विभाजन के संबंध में आपको
3 तारीख याद रखनी है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है 20 जुलाई। क्या याद रखना है? 20 जुलाई। देखिए कई पुस्तकों में, कई सोर्स में ये 20 जुलाई आपको 19 जुलाई मिल सकती है, ये दोनों ही सही है, 19 जुलाई या 20 जुलाई। तो देखिए 20 जुलाई को क्या किया गया था? 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ये ध्यान रखना है आपको, एक डेट आपको याद रखनी है 20 जुलाई। 20 जुलाई को क्या किया गया था? बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा का मतलब है, यह घोषणा की गई थी कि बंगाल को कितने भागों में बांटा जाएगा? बंगाल को 2 भागों में बांटा जाएगा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई को। एक डेट आपको याद रखनी है ये। उसके बाद आपको याद रखना है, जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो कहा जाता है कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या किया गया? कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया और इसी बैठक में 7 अगस्त 1905 को, कब? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो आपको याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू होता है? स्वदेशी आंदोलन। तो 7 अगस्त 1905 को क्या किया गया था? कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में, कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में, कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में, कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन करके, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन करके, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन करके, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन करके क्या प्रारंभ किया? स्वदेशी आंदोलन। क्या प्रारंभ किया? स्वदेशी आंदोलन। क्या प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रारंभ किया था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया, या स्वदेशी आंदोलन की क्या हुई? घोषणा हुई। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। स्वदेशी आंदोलन की क्या होती है? घोषणा होती है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। किसके द्वारा? ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी है जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा क्या किया गया? बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया गया था? पारित किया गया। ठीक है, तो जैसे ही 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी तो 7 अगस्त को क्या किया गया था? 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा क्या किया गया था? बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। और कहा जाता है कि 16 अक्टूबर 1905 को, घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया था? बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई थी। जबकि इसकी घोषणा हुई थी 20 जुलाई को और ये प्रभावी कब हो गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई थी 16 अक्टूबर 1905 को। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। जैसे ही बंगाल विभाजन होता है, जैसे ही 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन होता है तो कहा जाता है कि बंगाल विभाजन के दिन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने के लिए राखी दिवस मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर क्या मनाया गया था? राखी दिवस मनाया गया था। बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। देखिए
तो बंगाल विभाजन जब हुआ था तो बंगाल विभाजन के दिन क्या हुआ था? शोक दिवस मनाया गया। पहली बात, बंगाल विभाजन के दिन शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने क्या रखा? इस दिन लोगों ने उपवास रखा, लोगों ने खाना नहीं खाया और वंदे मातरम, क्या हुआ? वंदे मातरम गीत गाया था लोगों ने। तो आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था। तो बंगाल विभाजन के दिन, ये आपको याद रखना है, बंगाल विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन के दिन शोक दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। बंगाल विभाजन के दिन क्या मनाया गया था? शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन के दिन शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस मनाया गया और क्या किया गया? लोगों ने खाना नहीं खाया, लोगों ने खाना नहीं खाया, लोगों ने खाना नहीं खाया और क्या किया? लोगों ने उपवास रखा। लोगों ने खाना नहीं खाया, इसका मतलब है लोगों ने क्या रखा? इस दिन उपवास रखा और लोगों ने कौन सा गीत गाया? वंदे मातरम। कौन सा गीत गाया लोगों ने? वंदे मातरम गीत गाया। वंदे मातरम गीत गाया। ये सब कब होता है? जिस दिन क्या होता है? जिस दिन बंगाल विभाजन होता है उस दिन शोक दिवस मनाया गया था, लोगों ने खाना नहीं खाया, उपवास रखा और वंदे मातरम। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को क्या किया गया? राखी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी गई और हिंदू मुस्लिम एकता प्रकट की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि राखी दिवस किसके आह्वान पर मनाया गया था? तो किसके आह्वान पर मनाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? राखी दिवस मनाया गया। राखी दिवस मनाया गया और हिंदू मुस्लिम एकता प्रकट करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता प्रकट करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता प्रकट करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता प्रकट करने के लिए एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी गई। हिंदू मुस्लिम एकता प्रकट करने के लिए एक दूसरे की कलाई पर, एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी गई। क्या बांधी गई? एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी गई। इन कार्यक्रमों के द्वारा बंगाल विभाजन का क्या किया गया था? विरोध किया गया था। बंग भंग का क्या किया गया था? विरोध किया गया था। अब देखिए इसी बंगाल जो विभाजन है, इस बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू होता है? इस बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन। यह सवाल पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ? तो स्वदेशी जो आंदोलन है वो किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था? बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप। देखिए 1905 में होता है क्या? बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1905 में ही एक अधिवेशन होता है, बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले और इस बनारस अधिवेशन में क्या किया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार से स्वदेशी और बहिष्कार का अनुमोदन किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था बनारस अधिवेशन में। और इसके बाद 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में और इस अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित, स्वशासन संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। और 7 अगस्त 1905 को क्या शुरू हो जाता है? स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है।
तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, तो ये आपको याद रखना है कि बनारस अधिवेशन हुआ था। बनारस अधिवेशन जो हुआ था 1905 में, बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन कब होता है? 1905 में। बनारस अधिवेशन 1905 में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और इसमें क्या होता है? इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार के प्रस्ताव का अनुमोदन होता है। स्वदेशी एवं बहिष्कार, स्वदेशी एवं बहिष्कार के प्रस्ताव का अनुमोदन, स्वदेशी एवं बहिष्कार के प्रस्ताव का क्या किया जाता है? इसमें अनुमोदन किया जाता है। उसके बाद 1906 में कौन सा अधिवेशन होता है? 1906 में होता है कलकत्ता अधिवेशन। ये मैं आपको कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों में पढ़ा चुका हूं, आप वहां इनको विस्तार से देख सकते हैं। और देखिए कौन सा अधिवेशन है? कलकत्ता अधिवेशन है। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कहा जाता है इस अधिवेशन में 4 विषयों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुए थे। तो कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए थे? 4 प्रस्ताव पारित होते हैं इसमें। स्वदेशी बहिष्कार, स्वदेशी, स्वदेशी बहिष्कार, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित होते हैं किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद देखिए इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अब शुरू हुआ कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। चलिए अब हम बात करते हैं कौन से आंदोलन की? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, देखिए स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की यदि बात की जाए तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था। देखो स्वदेशी जो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन की हम बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार कहां कहां होता है। देखिए तो स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन के यदि हम प्रचार प्रसार की बात करें तो देखिए स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, एक तरफ आप याद रख सकते हैं स्थान, और एक तरफ आप याद रख सकते हैं कि किस स्थान पर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यहां से सवाल आता है, आपको याद रखना है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या हुआ था? स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने का आह्वान किया गया था, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरने दिए गए थे। इसका ही मतलब होता है क्या? स्वदेशी इंडिजीनियस मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। देखिए यदि स्थान की बात करें और नेतृत्वकर्ताओं की बात करें तो बंबई और पुणे, बंबई और पुणे पर इसका, बंबई और पुणे, बंबई और पुणे में इसका नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। यही से सवाल बना देगा, इसी सारणी से सवाल आया हुआ है। देखिए बंबई और पुणे में इसका नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने इसका नेतृत्व किया था बंबई और पुणे में। बंबई और पुणे में किया था। पंजाब, पंजाब और उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहां किया था? पंजाब और उत्तर प्रदेश में किया था। उसके बाद है दिल्ली, दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने। किसने किया था? सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा ने इस आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहां किया था? दिल्ली में किया था। उसके बाद है मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी कह सकते हैं हम इसको, और इसको हम कह सकते हैं दक्षिणी भारत। मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी या दक्षिणी भारत,
मद्रास प्रेसिडेंसी या दक्षिणी भारत की यदि हम बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी या दक्षिणी भारत में, देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी आए, चाहे क्या आए पेपर में, दक्षिण भारत आए। यहां इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यदि हम बात करते हैं किसकी, तो यहां चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम स्वामी आदि लोगों ने यहां क्या किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया था। चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम स्वामी, चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम स्वामी। चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम स्वामी आदि नेताओं ने इसका नेतृत्व कहां किया था? दक्षिण भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यह आपसे पूछ सकता है मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया था। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसका नेतृत्व किया था सर्वोत्तम राय ने। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इसका नेतृत्व किसने किया था? आंध्र प्रदेश में नेतृत्व किया गया है, देखिए बंबई में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब उत्तर प्रदेश में लाजपत राय, दिल्ली में सईद हैदर रजा, और दक्षिण भारत या मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम स्वामी। और आंध्र प्रदेश में किसने किया था? सर्वोत्तम राय ने, सर्वोत्तम राय। तो ये आपको याद रखने हैं, इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन का क्या किया है? विभिन्न विभिन्न स्थानों पर नेतृत्व किया है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू कब होता है? स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, ये मैंने आपको बता दिया था, 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। चलिए आगे चलिए, और अब देखिए स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया था? स्वदेशी को अपनाया गया था और विदेशी वस्तु का क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। स्वदेशी को अपनाया गया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। इस समय क्या हुआ था? देखिए इस समय जो कौन कौन से कार्यक्रम हुए थे और स्वदेशी को अपनाने के लिए कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, तो यदि हम उसकी बात करें तो स्वदेशी आंदोलन में कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम किए गए थे, या इस समय लोगों को आकर्षित करने के लिए इस कार्यक्रम की ओर या इस आंदोलन की ओर कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई थी, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या हुआ था, ये आपको याद रखना है। देखिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्न संस्थाओं का गठन किया गया था, स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया था, राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई थी। ठीक है, लोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया था, अपनी उपाधियों को लौटा दिया था। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक संस्था स्थापित हुई थी, उस संस्था का नाम है स्वदेश बांधव समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वदेश बांधव समिति। आपसे पूछेगा कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किस आंदोलन के समय हुई थी, तो स्वदेश बांधव समिति जो है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के समय हुई थी और इसकी स्थापना की थी 12 साल के एक अध्यापक थे और 12 साल के इस अध्यापक का नाम था अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने किसकी स्थापना की थी? स्वदेश बांधव समिति की। अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त थे 12 साल के अध्यापक, 12 साल के अध्यापक थे, 12 साल के अध्यापक थे अश्विनी कुमार दत्त। और अश्विनी कुमार दत्त ने किसकी स्थापना की थी? स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त द्वारा की गई थी और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लोगों को स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया था, विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का आह्वान किया था। उसके बाद कहा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा, स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा की स्थापना, स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा, स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करने वाली सभा, स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा। तो स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा की स्थापना, स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा,
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा की स्थापना। स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा की गई थी। इसके साथ देखिए प्रफुल्ल चंद्र राय, बंगाल केमिकल फैक्ट्री, पीसी रॉय, बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। बंगाल केमिकल स्वदेशी फैक्ट्री, बंगाल केमिकल स्वदेशी फैक्ट्री, बंगाल केमिकल स्वदेशी फैक्ट्री, बंगाल केमिकल स्वदेशी फैक्ट्री की स्थापना, बंगाल केमिकल स्वदेशी फैक्ट्री की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इन्हें कहते हैं पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। बहुत बेहतरीन सवाल पूछा जा चुका है ये कि पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी फैक्ट्री की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की थी? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने की थी। इनको कहा जाता है पीसी रॉय, इनको क्या कहा जाता है? पीसी रॉय भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? शांति निकेतन। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, शांति निकेतन के बारे में सवाल पूछा गया है। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शांति निकेतन की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? शांति निकेतन की। कब? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। उसके बाद थे एक सोसाइटी बनी थी डॉन सोसाइटी। डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी सतीश चंद्र मुखर्जी ने। कौन सी सोसाइटी? डॉन सोसाइटी, डॉन सोसाइटी, डॉन सोसाइटी। और डॉन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई थी सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? डॉन सोसाइटी की स्थापना। डॉन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आपको ध्यान रखना है। हमारी स्वदेशी चित्रकला को प्रोत्साहित करने के लिए, चित्रकला से पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करने के लिए, विदेशी प्रभाव को समाप्त करने के लिए और चित्रकला में स्वदेशीपन लाने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। देखिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी चित्रकला से पाश्चात्य प्रभाव को हटाने के लिए। और कहा जाता है कि इसने छात्रवृत्ति प्रदान की थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स ने। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स से छात्रवृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे नंदलाल बोस। कौन थे? नंदलाल बोस। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो हुई थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना का उद्देश्य यह था, क्या था? चित्रकला को पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त करना। किसको? चित्रकला को पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त करना। चित्रकला को पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त करना। चित्रकला को पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त करने के उद्देश्य से किसकी स्थापना हुई थी?
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, और आपसे पूछेगा इसकी छात्रवृत्ति पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। छात्रवृत्ति इसने छात्रवृत्ति दी थी, और छात्रवृत्ति पाने वाला प्रथम चित्रकार, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाला प्रथम चित्रकार कौन था। तो छात्रवृत्ति पाने वाले प्रथम चित्रकार का नाम था नंदलाल बोस। ये आपके याद होना चाहिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाला प्रथम चित्रकार कौन था। प्रथम चित्रकार था नंदलाल बोस। कौन था। नंदलाल बोस इसका प्रथम चित्रकार था। नंदलाल बोस इसके क्या थे। प्रथम चित्रकार थे। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना होती है। नंदलाल बोस क्या थे। नंदलाल बोस इसके प्रथम चित्रकार थे, जो जिन्होंने इसकी क्या प्राप्त की थी, छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। उसके बाद देखिए बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1906 में। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। उसके बाद क्या बना, कौन संस्था स्थापित हुई, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हुई थी। कब, 1906। 1986 में बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, 1906 में ही किसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी कब हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। देखिए यदि आपको याद रखना है ना, देखिए ये तो हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1906 में। अगर क्रम से पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1906 में, और इसकी स्थापना हुई थी कब, अगस्त 1906 में। जुलाई 1906 में स्थापित हुआ था बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना अगस्त 1906 में हुई थी। ठीक है। और कहा जाता है कि इससे अरविंदो घोष भी जुड़े हुए थे, और कहा जाता है कि इसके द्वारा राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की क्या की गई थी, स्थापना। राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और देखिए क्या होगा, और स्वदेशी आंदोलन में क्या होता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, सीधी सी बात है। उपाधियों को लौटा दिया गया था, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दिया गया था, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र। ये इसके कार्यक्रम थे स्वदेशी आंदोलन के। सरकारी नौकरियों से क्या दे दिया गया, सरकारी नौकरियों से दे दिया गया, त्यागपत्र दे दिया गया था सरकारी नौकरियों से। सरकारी उपाधियों को लौटा दिया गया था, सरकारी उपाधियों को लौटा दिया गया, सरकारी उपाधियों को लौटा दिया गया, सरकारी उपाधियों को लौटा दिया गया था। ठीक है। वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, वकीलों ने क्या छोड़ दी, वकालत छोड़ दी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, देखिए वकीलों ने क्या छोड़ दी थी, वकालत छोड़ दी। वकीलों ने क्या छोड़ दी थी, वकालत छोड़ दी थी। सरकारी नौकरियों से लोगों ने त्यागपत्र दे दिया था, सरकारी उपाधियों को लौटा दिया गया था। और सरकारी उपाधियों को जब लौटाया गया था तो देखिए जो विद्यार्थी थे, जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उनके लिए एक सर्कुलर लाया गया था, कार्लाइल सर्कुलर। और कार्लाइल सर्कुलर का मतलब क्या था, इस धरना दे रहे विद्यार्थियों की, जो धरना दे रहे विद्यार्थी थे, देखिए एक सर्कुलर आएगा, इसको ध्यान से पढ़िए आप, कार्लाइल सर्कुलर। देखो कार्लाइल सर्कुलर क्या था, कार्लाइल सर्कुलर,
कार्लाइल जो सर्कुलर है ना, कार्लाइल सर्कुलर का मतलब है जो विद्यार्थी धरना दे रहे थे ना, उन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, उनकी मान्यता और उनको विद्यालय से क्या कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। ये था कार्लाइल सर्कुलर। तो कार्लाइल सर्कुलर के द्वारा धरना दे रहे विद्यार्थियों, धरना दे रहे विद्यार्थियों क्या किया गया, धरना दे रहे विद्यार्थियों, धरना दे रहे विद्यार्थियों की मान्यता, धरना दे रहे विद्यार्थियों की मान्यता, छात्रवृत्ति, धरना दे रहे विद्यार्थियों की मान्यता और उनकी क्या, छात्रवृत्ति एवं अनुदान वापस लेने की धमकी दी गई, एवं अनुदान वापस लेने की, अनुदान वापस लेने की, अनुदान वापस लेने की क्या दी गई, एवं अनुदान वापस लेने की क्या दी गई, धमकी दी गई। इस कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में क्या बनाया गया, भारतीय लोगों द्वारा एंटी कार्लाइल सर्कुलर या एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई गई थी कृष्ण कुमार मित्र ने। इसके विरोध में, इसके विरोध में कृष्ण कुमार मित्र ने क्या बनाई, इसके विरोध में कृष्ण कुमार मित्र ने, इसके विरोध में कृष्ण कुमार मित्र ने, इसके विरोध में कृष्ण कुमार मित्र ने एंटी क्या बनाई, एंटी सर्कुलर सोसाइटी। इसके विरोध में क्या बनाया गया, एंटी सर्कुलर सोसाइटी। इसके विरोध में बनाई गई थी एंटी सर्कुलर सोसाइटी। इसके विरोध में एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई गई, आप याद रखना। किसके विरोध में, कार्लाइल सर्कुलर। जो कार्लाइल सर्कुलर आया था, कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में, कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में क्या बनाया गया था, एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई गई। उसके बाद देखिए जो स्वदेशी आंदोलन है, कहा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। शराब की दुकानों के सामने, शराब की दुकानों के सामने धरना दिया था महिलाओं ने। तो पहली बार महिलाओं ने इस आंदोलन में क्या हुआ था, पहली बार महिलाओं ने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर, पहली बार महिलाओं ने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर, पहली बार महिलाओं ने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहली बार महिलाओं ने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा शराब की दुकानों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा शराब की दुकानों पर, शराब की दुकानों एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया। विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर क्या दिया, धरना दिया। इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बताया था, निष्ठुर बर्बादी। इसको क्या कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो धरना दिया था, जो विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी, इसको कहा कि ये बर्बादी है, निष्ठुर बर्बादी कहा था। किसने इसको, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा सवाल बनेगा। रविंद्रनाथ टैगोर,
रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको क्या कहा था? निष्ठुर बर्बादी कहा था। और देखिए इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा था? ओमार सोनार बांग्ला। और यही ओमार सोनार बांग्ला 1931 में बांग्लादेश का क्या बना था? यही 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने ओमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने ओमार सोनार बांग्ला इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने ओमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की। ओमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का क्या बना? राष्ट्रीय गीत। 1971 ईस्वी में ये क्या बना था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। तो ओमार सोनार बांग्ला की रचना किस आंदोलन के दौरान की गई थी? ओमार सोनार बांग्ला की रचना स्वदेशी आंदोलन के दौरान की गई थी। लेकिन देखिए दोस्तों इस आंदोलन में कुछ कमियां भी रही थी। और सबसे बड़ी कमियां यह रही थी कि किसान जो थे, आपको ध्यान रखना है कमी क्या थी? कमी यह थी इस आंदोलन की कि जो किसान थे, आपसे पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन में किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो किसान स्वदेशी आंदोलन से दूर रहे। पहली बात, किसान स्वदेशी आंदोलन से दूर रहे। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों यह है कि इस आंदोलन में धार्मिक तत्वों का प्रवेश हो गया था। इनका धार्मिक तत्वों का, इन नेताओं ने भीड़ जुटाने के लिए किनका प्रयोग किया था? धार्मिक तत्वों का प्रयोग किया था। तो धार्मिक तत्वों का प्रवेश हो जाने के कारण मुस्लिम वर्ग आंदोलन से दूर रहा। मुस्लिम वर्ग आंदोलन से दूर रहा। धार्मिक तत्वों का प्रवेश हो जाने के कारण मुस्लिम वर्ग आंदोलन से दूर रहा तथा इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। तथा इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। इससे किसको बढ़ावा मिला था? सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला था। और किसान जो थे, किसान स्वदेशी आंदोलन से क्या रहे थे? दूर रहे थे। और दूसरी बात क्या हुआ? दूसरी बात हुआ कि किसान दूर रहे थे और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला था। इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल में क्या होने लग गए? सांप्रदायिक दंगे होने लग गए थे। कहां? बंगाल में सांप्रदायिक दंगे होने लग गए थे। और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुसलमानों ने हिंदू जमींदारों के विरुद्ध क्या किया? संघर्ष किया, विद्रोह किया। तो कुल मिलाकर बंगाल में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। सांप्रदायिकता इसमें आ जाती है। क्यों? क्योंकि धार्मिक तत्वों का इसमें प्रवेश हो गया था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 1908 के आते आते ये आंदोलन धीमा पड़ गया था। 1908 के आते आते स्वदेशी आंदोलन धीमा पड़ गया था, जिसके कई कारण थे।
पहला कारण सांप्रदायिकता का प्रवेश हो गया था। दूसरा कारण यह था कि कहा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार और प्रसार को लेकर उदारवादी और उग्रवादियों में आपस में मतभेद हो जाता है और 1907 के सूरत विभाजन में उदारवादी और उग्रवादी गुट आपस में क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिससे इस आंदोलन का आधार क्या पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था। उसके बाद तिलक को 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। तिलक को 6 साल के लिए कहां भेज दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। तो ये कई बातें थी जिससे ये आंदोलन बाद में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 1908 के आते आते यह आंदोलन कमजोर पड़ गया था। आते आते 1908 के आते आते आंदोलन कमजोर पड़ गया। 1908 के आते आते आंदोलन क्या पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था। कमजोर पड़ने का कारण क्या है, आंदोलन क्या पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था। सांप्रदायिक दंगे हो गए थे बंगाल में। बंगाल में क्या हो गए थे, सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। और 1908 में ही तिलक को 6 साल के लिए, तिलक को 6 वर्ष की कारावास, तिलक को कितने वर्ष की कारावास, 6 वर्ष की कारावास के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। 6 वर्ष की कारावास हुई और इनको कौन सी जेल भेज दिया गया, मांडले जेल। कौन सी जेल भेज दिया गया, मांडले जेल में 6 साल तक रहे थे कौन, बाल गंगाधर तिलक। इनको मांडले जेल भेज दिया गया था। तो कुल मिलाकर ये आंदोलन क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। यह आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कि सूरत विभाजन, या सूरत विभाजन में क्या होता है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस कितने भागों में बढ़ जाती है, सूरत अधिवेशन। और सूरत जो अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन में क्या होता है, 1907 में, 1907 में होता है ये। इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष। ये आपको याद रखना है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में क्या होता है, इस अधिवेशन में होता है कांग्रेस का प्रथम विभाजन। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है। प्रथम विभाजन का मतलब है इसके उदारवादी और उग्रवादी गुट क्या हो जाते हैं, उदारवादी और उग्रवादी गुट जो है वो अलग अलग हो जाते हैं इसके। जिसका कारण क्या था, इनका कारण था स्वदेशी आंदोलन का प्रसार। स्वदेशी आंदोलन के प्रसार के मुद्दे को लेकर, स्वदेशी आंदोलन का प्रसार, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार के मुद्दे को लेकर ये दोनों बढ़ जाते हैं। उदारवादी चाहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन कहां तक सीमित रहे, बंगाल तक सीमित रहे, जबकि उग्रवादी इसको बंगाल से बाहर, इसका प्रचार प्रसार बंगाल से बाहर भी करना चाहते थे। तो दोस्तों ये था आपका बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, बंगाल विभाजन में हमने आपको बताया कि उस समय बंगाल की स्थिति क्या थी। दूसरा हमने आपको बताया था कि बंगाल को किस तरह 2 भागों में बांटा गया था, पूरी बंगाल में और पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हमने आपको बताया था कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, भारत राष्ट्र सचिव कौन था, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बंगाल विभाजन का नेतृत्व किसने किया था, पूरी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे और पश्चिम बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। उसके बाद हमने बंगाल विभाजन के कारणों की बात की थी और उसके बाद हमने 3 डेट पढ़ी थी। 20 जुलाई को इसकी घोषणा हुई थी। इसके विरोध में 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा क्या हो गई थी, प्रभावी हो गई थी। जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था उस दिन संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस मनाया गया। 2 अधिवेशन होते हैं, एक तो होता है बनारस अधिवेशन और एक होता है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद जब बंगाल विभाजन होता है तो बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या शुरू कर देती है, स्वदेशी आंदोलन शुरू कर देती है। हमने आपको बताया था कि किस जगह स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, स्वदेशी आंदोलन के समय कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई थी, उन संस्थाओं को हमने आपको बताया है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के समय कौन कौन संस्थाएं स्थापित हुई थी और स्वदेशी आंदोलन के समय इन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी, इन संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई थी।
उसके बाद हमने आपको बताया था कि यह पहला मौका था जब महिलाएं घर से बाहर निकलकर आंदोलन में हिस्सा लेती हैं। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने ओमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सूरत अधिवेशन होता है और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है और उदारवादी और उग्रवादी गुट अलग अलग हो जाते हैं। कारण था स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार को लेकर ये दोनों गुट अलग अलग हो जाते हैं और 1908 के आते आते यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आज की कक्षा में हमने पढ़ा बंगाल विभाजन और बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ स्वदेशी आंदोलन। फिर हाजिर होते हैं एक नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।